जी स्टूडेंट्स, ये आज का नया लेक्चर है जो आज हमने डिस्कस करना है। इसमें कोड्स की टाइप्स बताई गई हैं। कोड्स मींस इंस्ट्रक्शंस, यानी जो हम प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसी को हम इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, उसको हम कोड्स भी कह सकते हैं, और आम लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको हम कोडिंग कहते हैं। यानी जब भी कोडिंग की बात हो तो इसका मतलब क्या है कि वो इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही हैं जो हम प्रोग्राम के अंदर लिख रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को और प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए। तो आम तौर पे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं यानी कोड्स हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक को हम सोर्स कोड कहते हैं और एक को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में क्या फ़र्क है? ऐसी इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं या असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े, क्योंकि कंप्यूटर उसको डायरेक्टली तौर पे अंडरस्टैंड नहीं करता। देखें ना, जिस तरह से हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें हम इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। और असेंबली लैंग्वेज में हम सिंबल्स, जिनको हम निमोनिक्स कहते हैं, उस फॉर्म में लिखते हैं। उन सिंबल्स को भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर की तो अपनी नेटिव लैंग्वेज बाइनरी है। लिहाजा जब हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश में देते हैं या असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स फॉर्म में देते हैं, तो इन दोनों किस्म की इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। लिहाजा इसको कंप्यूटर की फॉर्म में यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कन्वर्ट करने के लिए ख़ास किस्म के कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स हैं जिनको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर्स कहते हैं। यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और लैंग्वेज प्रोसेसर्स ये वो ख़ास किस्म के प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश से या सिंबॉलिक फॉर्म से उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लिहाजा जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते हैं या इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उनको भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो हम असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम्स जो लिखते हैं उनको भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हर वो प्रोग्राम या हर वो इंस्ट्रक्शंस, बेशक वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाएं या बेशक वो असेंबली लैंग्वेज में लिखी जाए, जिनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े, तो उस कोड को, उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड। और कंप्यूटर जो है वो इस सोर्स कोड को डायरेक्टली तौर पे अंडरस्टैंड नहीं करता, इस पे वर्किंग नहीं करता जब तक कि उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट ना करना पड़े। लेकिन इसके मुकाबले में जो ऑब्जेक्ट कोड है, ये यानी बाइनरी फॉर्म में जो कोड होता है, जो इंस्ट्रक्शन 0-1 फॉर्म में होते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यानी जो प्रोग्राम, जो इंस्ट्रक्शंस हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड कहते हैं। और इसको कंप्यूटर डायरेक्टली तौर पे अंडरस्टैंड करता है, उस पर डायरेक्टली तौर पे वर्किंग करता है। तो हमारे पास दो किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड वो प्रोग्राम जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं या असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े, उसको हम सोर्स कोड कहते हैं या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और जो इंस्ट्रक्शंस या जो प्रोग्राम हम बाइनरी लैंग्वेज में यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज के अंदर, उसको हम ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड कहते हैं। और कंप्यूटर उसको डायरेक्टली तौर पे अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट इसकी स्लाइड देखें। यहाँ पे सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने भी बताया, पहला पॉइंट ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस या असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सोर्स कोड है, और जो मशीन लैंग्वेज के अंदर यानी इन फॉर्म ऑफ बाइनरी है वो ऑब्जेक्ट कोड है। दूसरा पॉइंट ये है, क्योंकि सोर्स कोड जो है वो इंग्लिश फॉर्म में यानी यूज़र की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यूज़र की रीडेबल फॉर्म में होता है, उसको आसानी से यूज़र अंडरस्टैंड कर रहा होता है, चाहे वो सिंबल्स हों चाहे वो इंग्लिश फॉर्म में हो। तो इसलिए सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करना आसान है, लेकिन
ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है क्योंकि वो बाइनरी में होता है। और ये चीज़ जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो चूँकि सोर्स कोड जो है वो इंसान अंडरस्टैंड कर रहा होता है, इसलिए उसमें मॉडिफिकेशन भी आसान होती है। ऑब्जेक्ट कोड में मॉडिफिकेशन भी मुश्किल होती है क्योंकि वो कंप्यूटर की फॉर्म में होता है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है, इट कंटेन्स फीवर स्टेटमेंट्स। फीवर का मतलब होता है चंद, थोड़ी, यानी सोर्स कोड में आप जो प्रोग्राम लिखते हैं वो स्मॉल स्टेटमेंट्स होती हैं, छोटी, यानी आप कह लें कि उसमें नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो कम होती हैं। लेकिन अगर उसी प्रोग्राम, मसलन एक प्रोग्राम आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है। किसी भी प्रोग्राम की एक लाइन, यानी प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं वो एक लाइन की जो इंस्ट्रक्शन होती है, उस एक सिंगल लाइन को हम स्टेटमेंट कहते हैं। मसलन एक प्रोग्राम की अगर 10 उसकी लाइंस हैं तो इट मीन्स कि देयर आर 10 स्टेटमेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। यानी जितनी लाइंस एक प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई हैं वो उसकी क्या होंगी, स्टेटमेंट्स होंगी। अब मैं बात ये कर रहा था कि ये जो सोर्स कोड की जो स्टेटमेंट्स हैं, यानी जो हम मसलन आप सोर्स कोड में, सोर्स प्रोग्राम में अगर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जब वो थोड़ी होती हैं, लेकिन अगर हम उसको ऑब्जेक्ट कोड में यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं। मसलन जिस तरह से मैं बता रहा था कि एक प्रोग्राम की फॉर एग्जांपल 10 स्टेटमेंट्स हैं और वो सोर्स कोड है, यानी वो आपने या तो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है या आपने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, वो सोर्स कोड है और वो 10 लाइंस पे है। अगर उसको आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो सकता है उसकी 20 लाइंस बन जाए, ठीक है ना। क्योंकि जब सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में तो वो चूँकि 0-1 फॉर्म में उसने कन्वर्ट होना होता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, उसकी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ़ लाइंस बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सोर्स कोड में की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट कोड वो कम होती हैं, यानी चंद होती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कोड की मोर स्टेटमेंट्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द सोर्स कोड। नेक्स्ट स्लाइड देखें। नेक्स्ट जो हमने डिस्कशन की भी है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर पे है। चूँकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज बाइनरी है, लिहाजा जब हम उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर अगर कोई हम प्रोग्राम लिख के देते हैं तो उसको तो वो डायरेक्टली तौर पर अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में उसको कोई इंग्लिश फॉर्म में प्रोग्राम देते हैं या असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स फॉर्म में अगर कोई इंस्ट्रक्शंस लिख के देते हैं तो वो उसको डायरेक्टली तौर पर अंडरस्टैंड नहीं करता। तो वहाँ पे ख़ास किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम या असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए सिंबल्स को कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करेगा उसको। लिहाजा लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या हुए कि ऐसे स्पेशल प्रोग्राम्स जो कि सोर्स कोड से, यानी सोर्स कोड क्या है, जो मैंने भी बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम सोर्स कोड है और जो बाइनरी फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कोड है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है उसकी डेफिनेशन ये होगी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर एक ख़ास किस्म का प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। और जब तक सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में यानी कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। और जो स्पेशल प्रोग्राम ये ऐसा कर रहा है, सोर्स कोड से उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, उस स्पेशल प्रोग्राम को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, इसकी वजाहत हम आगे करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर दूँ कि हर लैंग्वेज का अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो सिर्फ उसी लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, किसी और लैंग्वेज के प्रोग्राम को नहीं। इसका क्या मतलब हुआ
कि मसलन ये नहीं है कि एक ही प्रोग्राम, एक ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो विजुअल बेसिक के भी प्रोग्राम को कर रहा है, वो सी के भी कर रहा है, वो C++ को भी कर रहा है, वो जावा को भी कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर लैंग्वेज का अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, उसका अपना लैंग्वेज प्रोसेसर है, और वो सिर्फ उसी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को कर रहा है जिस लैंग्वेज के अंदर उसको डिज़ाइन किया गया। मसलन अगर जो विजुअल बेसिक का लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो सिर्फ विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, C++ के या सी के नहीं। जो जावा का लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो सिर्फ जावा के प्रोग्राम्स को करेगा। तो हर लैंग्वेज का अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर। तो बहरहाल नेक्स्ट इस पे मैंने आपको बताया जिस तरह से कि 3 टाइप्स हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। इसकी वजाहत में देखें, जहाँ तक तो असेंबलर का ताल्लुक है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए रिजर्व है। यानी असेंबली लैंग्वेज में हम जो निमोनिक्स लिखते हैं, जो सिंबल्स लिखते हैं, उनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो ख़ास किस्म का लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस्तेमाल होता है उसको हम असेंबलर कहते हैं। यानी ये दिस इज़ ओनली एंड ओनली रिजर्व फॉर असेंबली लैंग्वेज। लेकिन जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, ये दोनों जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए बने हुए हैं। कुछ में कंपाइलर इस्तेमाल होता है, कुछ में इंटरप्रेटर इस्तेमाल होता है। असल में है तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं और दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन तो फ़र्क क्या है? कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट और कन्वर्ट करने का फास्ट मेथड है और इंटरप्रेटर जो है वो कन्वर्ट करने का स्लो मेथड है। यानी कंपाइलर की एफिशिएंसी ज़्यादा है, इंटरप्रेटर जो है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। क्यों? इसकी क्या रीज़न है? देखें, एक कंपाइलर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज, अब जाहिर है ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, असेंबली लैंग्वेज के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि वो असेंबलर है, वो बात ख़त्म हो गई। मशीन कोड के लिए तो वैसे ही असेंबलर की लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी रहेगी सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेजेस। कुछ लैंग्वेजेस में कंपाइलर इस्तेमाल होता है, कुछ में इंटरप्रेटर। लेकिन मैंने आपको जिस तरह से भी बताया कि एफिशिएंसी के एतबार से कंपाइलर ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है, इंटरप्रेटर स्लो मेथड है। अब वो कैसे फास्ट है और वो इंटरप्रेटर कैसे स्लो है? कंपाइलर जो है ये पूरे प्रोग्राम को एट वंस एज ए होल कन्वर्ट करता है। यानी अगर एक प्रोग्राम की अगर 100 भी स्टेटमेंट्स हैं, 100 लाइंस हैं, तो वो पूरे प्रोग्राम को एट वंस एक ही वक्त में कन्वर्ट करता है। इसलिए यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एज ए होल। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, पहले एक लाइन को करता है, फिर दूसरी लाइन को करता है, फिर तीसरी लाइन को, यानी लाइन बाय लाइन। यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपाइलर जो है वो जब एक वक्त में एट वंस कन्वर्ट कर रहा है तो वो एक फास्ट मेथड है, और इंटरप्रेटर जो है वो चूँकि लाइन बाय लाइन कर रहा है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कर रहा है, तो वो स्लो मेथड है। एक तो फ़र्क ये है। यानी कंपाइलर जो है ये सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में एज ए होल कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है। फिर दूसरा डिफरेंस जो है वो क्या है? कंपाइलर जो है वो हर दफ़ा नहीं कन्वर्ट करता, बार बार नहीं करता। मसलन एक प्रोग्राम को आप कई दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, कई दफ़ा यूज़ करते हैं। मसलन वर्ड की एक फ़ाइल आपने बनाई है, एक लेटर एप्लीकेशन बनाई है, तो एक दफ़ा बात बना के ख़त्म तो नहीं हो जाती, उसमें आप कई दफ़ा चेंजेस करते हैं, कई दफ़ा उसको ओपन करते हैं, कई दफ़ा उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। इसी तरह जब हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं तो उसको कई दफ़ा रन करते हैं, कई दफ़ा उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कंपाइलर जो है वो हर दफ़ा कन्वर्ट नहीं करता। कंपाइलर एक दफ़ा उसको, उस प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बना के बाइनरी फॉर्म में हार्ड डिस्क पे सेव कर देता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े तो हर दफ़ा, दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा या नेक्स्ट टाइम कन्वर्ट ना करना पड़े। लेकिन इंटरप्रेटर जो है ना, उसमें ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती, चूँकि उसकी एफिशिएंसी कम है, वो हर दफ़ा ही कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और करता भी लाइन बाय लाइन है, इसलिए उसकी एफिशिएंसी कम है। यानी बाज़ का तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जिसमें ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता, तो इसका आंसर क्या है? इंटरप्रेटर।
ये ज़हन में रखिएगा। फिर तीसरी जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, चाहे वो कंपाइलर है चाहे वो इंटरप्रेटर है, ये इनका काम सिर्फ कन्वर्ट करना नहीं है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में, बल्कि आपके प्रोग्राम में आपका जो सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, उनमें एरर्स को, और कौन से एरर्स को, सिंटैक्स एरर को चेक करना भी इसका काम है। अब सिंटैक्स एरर्स क्या हैं? देखिए, हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, हर लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मसलन जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है, उर्दू है, इंग्लिश की अपनी ग्रामर है, उसकी अपने कहाँ पे कॉमा आना है, कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, किस लफ्ज़ को बड़ा लिखना है, फर्स्ट लेटर को बड़ा लिखना है, कहाँ पे फुल स्टॉप, यानी ये इंग्लिश के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी अपनी ग्रामर है। उर्दू की अपनी उसके रूल्स हैं, उसके अपने। तो किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग के वर्डिंग में उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। जिस तरह नेचुरल लैंग्वेजेस के रूल्स हैं अपने, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी हाई लेवल, उनके अपने रूल्स हैं, उनके अपने सिंटैक्सेस हैं। मसलन जिस तरह से सी जिन्होंने पढ़ी हुई उनको पता होगा कि सी का रूल क्या है कि हर स्टेटमेंट के बाद में आपने सेमी कॉलन कीबोर्ड के ऊपर बना हुआ है, ये आपने लिखना है, देना है। दिस इज़ द रूल। रूल क्या होता है? रूल वो चीज़ होती है जिसकी कोई रीज़न नहीं होती, ठीक है ना। रूल की कोई रीज़न नहीं है, आपने देना है, उसको आपने फॉलो करना है। लेकिन विजुअल बेसिक में जो है वो स्टेटमेंट के बाद में कोई सेमी कॉलन नहीं है, क्योंकि उसका अपना रूल है। सी का अपना रूल है, सी प्लस प्लस के अपने रूल्स हैं, विजुअल बेसिक के अपने हैं, जावा के अपने हैं। यानी ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो लैंग्वेजेस के होते हैं, इनको हम सिंटैक्स कहते हैं। और जिस लैंग्वेज में हम काम कर रहे हो, जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो, उस लैंग्वेज के रूल्स को हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा, और ये सिंटैक्स एरर डिटेक्ट कौन करेगा कि आपने मिस्टेक की है? ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर करेगा। और अगर आपके प्रोग्राम में एक भी रूल की वायलेशन, एक भी सिंटैक्स एरर मौजूद है, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट ही नहीं करेगा। जब कन्वर्ट नहीं करेगा, आगे से फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी, आगे से फर्दर वर्किंग नहीं होगी, प्रोग्राम की रनिंग नहीं होगी। तो इसलिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो चाहे कंपाइलर हो चाहे इंटरप्रेटर हो, वो कन्वर्ट करने से पहले आपके प्रोग्राम में से सिंटैक्स एरर को चेक करता है, फिर कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर चूंकि फास्ट मेथड है, तो ये पूरे प्रोग्राम में से एक ही वक्त में एट वंस एरर्स चेक करता है, और एंड पे आपको पूरी एरर्स की, मसलन 10 एरर हैं या 15 एरर हैं, वो आपको एक वक्त में ही एरर्स की लिस्ट दे देता है। एरर नंबर 1, एरर नंबर 2, एरर नंबर 2। और ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिर्फ आपको बताता है एरर्स के बारे में, रिमूव नहीं करता, क्योंकि रिमूव आपने चेक करके उसको खुद करना है। उसने आपको सिर्फ ये बताना है कि जी आपने ये रूल की वायलेशन की है, इस रूल को फॉलो नहीं किया। तो कंपाइलर जो है ये आपको फ़ौरन रूल्स के बारे में बताता है, इन पूरे प्रोग्राम में एक वक्त में ही बताता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो चूंकि कन्वर्ट ही लाइन बाय लाइन कर रहा है, पहले एक लाइन को, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को, इसलिए ये एरर्स भी लाइन बाय लाइन ही आपको बताता है। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर का ये फ़ायदा है कि आपको साथ साथ लाइन बाय लाइन आपको एरर्स के बारे में पता चलता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो है ना वो पॉइंट है कि किस लैंग्वेज ट्रांसलेटर में इमीडिएटली तौर पे हम एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो उसका आंसर क्या है? इंटरप्रेटर। लेकिन वर्किंग के एतबार से, एफिशिएंसी के एतबार से कंपाइलर की एफिशिएंसी ज़्यादा है, इंटरप्रेटर की स्लो है, क्योंकि ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए हैं। लेकिन कंपाइलर जो है ये पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, पूरे प्रोग्राम में से एरर्स चेक करता है, और फर्स्ट टाइम उसको कन्वर्ट करके एक दफ़ा उसकी ऑब्जेक्ट फ़ाइल क्रिएट कर लेता है ताकि उसको बार बार कन्वर्ट ना करना पड़े। लेकिन इसके मुकाबले में इंटरप्रेटर जो है
वो स्लो प्रोसीजर है, करता भी कन्वर्ट लाइन बाय लाइन है, एरर्स भी लाइन बाय लाइन उसमें से चेक करता है। और दूसरा ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता, वो हर दफ़ा ही वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। और असेंबलर जो है मैंने जैसा से बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के सिंबल्स को कन्वर्ट करता है। दिस इज़ नॉट यूज्ड फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ तक ये आप यहाँ पे ये आपका लेक्चर ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो हम आगे इंशाल्लाह कल इसको अगले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं साथ जो है ना वो आपको डिस्कस कर दूं, चूँकि ये अभी आज हमने फ्रेश जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ा है। तो ये देखें नेक्स्ट स्लाइड जो है वो उसमें मेन डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो ये भी ज़रा देख लेते हैं। मसलन फर्स्ट पॉइंट है कि ये एज ए होल कन्वर्ट करता है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसमें कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड फाइल क्रिएट करके उसको यानी सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके उसकी परमानेंट तौर पे ऑब्जेक्ट फाइल बना के उसको परमानेंट तौर पे ऑब्जेक्ट फाइल बना के हार्ड डिस्क पे सेव कर देता है। लेकिन इसके मुकाबले में जो है ना वो इंटरप्रेटर जो है वो उसमें ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती, यानी वो उसको सेव नहीं करता, हर दफ़ा कन्वर्ट करता है। तीसरा जो है वो इसमें ये है कि कंपाइलर सिर्फ एक दफ़ा कन्वर्ट करता है और वर्किंग कई दफ़ा करता है, प्रोग्राम को कई दफ़ा यूज़ करते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो हर दफ़ा ही कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। कंपाइलर में एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की जो वर्किंग है, एग्जीक्यूशन का मैंने आपको बताया था कि जब हम इंस्ट्रक्शंस को रीड करके उसके मुताबिक प्रोग्राम वर्किंग करता है तो इस चीज़ को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। तो इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो उसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो है, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन करता है। और फास्ट कंपाइलर इस वजह से है क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है एक ही दफ़ा में। और तीसरा जो है वो ये लास्ट जो है वो इसमें कंपाइलर ये है कि ये पूरे प्रोग्राम में से सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है, और इंटरप्रेटर जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो करता है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप हाज़िर होंगे। तो फिर इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप उसको ग्रुप में शेयर कर दें, तो बाकी उस क्वेश्चंस का मैं इंशाल्लाह आंसर आपको दूंगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।